हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी मेंस के पेपरों की सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसके तहत हम जीएस के थर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसमें जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र और विनिर्माण में भी स्पेशली एमएसएमई पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, एमएसएमई के बढ़ने से आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ेगी, इसके लिए सरकार की वर्तमान में क्या क्या नीतियां बन रही हैं, उस पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हमें इंडियन बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाए, क्योंकि एमएसएमई में पूरा एक चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है। इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, तो यानी कि डिजिटलीकरण पर सवाल पूछा है और डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था में कैसे मदद कर सकता है, इसकी समस्याएं बतानी हमें और उसको दूर करने के सुधार के सुझाव बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। हमारा जो तीसरा सवाल है वो है कृषि उत्पादों के विपणन एवं उत्पादन में ई तकनीक किसानों को किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए। यानी कि ई तकनीक, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, कंप्यूटिंग वगैरह का प्रयोग किसानों को किस प्रकार से मदद करेगी उत्पादन और विपणन में, ये सवाल हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा सवाल। भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्यों एवं उपायों को बताएं। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना करिए। तो भूमि सुधार से रिलेटेड ये सवाल आया है। ठीक है, और ये इसको आपको आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत बताना है। भूमि जोत भूमि सीमा की नीति में सुधार करने को लेकर सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई की अवधारणा का परिचय कीजिए। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है। क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह सवाल पूछा गया है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चर्चा में है, इसीलिए उसके सवाल बजना स्वाभाविक था। बस इसको स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़कर पूछा गया है कि एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद कर सकता है। और जब एआई चूँकि डेटा बेस्ड सारे काम करता है, तो एआई में पहले व्यक्ति का डेटा बीमारी वगैरह का फीड किया जाएगा। तो वही सवाल बनाया गया कि उससे क्या व्यक्ति की निजता को कोई खतरा होगा। इन सब को लेकर हमारा पांचवा सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा छठा सवाल। जो छठा सवाल है वो है कि उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्मजीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सूक्ष्मजीवों पर सवाल पूछा गया है और चूंकि ईंधन हर जगह पे पेट्रोल वगैरह कम होता जा रहा है, उसमें सूक्ष्मजीवों की क्या महत्ता रहेगी इन दूसरे प्रकार के वैकल्पिक ईंधनों इत्यादि की खोज में। ठीक है, अलग अलग तरीके बताना है। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल हमारा है कि बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये बांधों पे सवाल आ गया है, जो बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं पानी के ऊपर, और इससे जीवन और संपत्ति को क्या क्या नुकसान होता है, ये सवाल है। ये कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है। और बांधों की विफलता के कारण बताने हैं हमें, और दो बड़े बांधों का हमें उदाहरण देना। हाल ही में एक एग्जांपल, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है चीन में जो बना हुआ है ग्वांगडो नदी पे, अ, उस बांध से में कुछ दिक्कत आई, जिससे कारण चीन में बाढ़ आ गई है। एक तो वो उदाहरण हो जाएगा, दूसरा कोई भारत का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आठवां सवाल देखते हैं कि तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी के तंत्र पर इसके क्या प्रभाव हैं, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। ठीक है, तेल प्रदूषण ये वही है जब समुद्र में तेल का व्यापार होता है, तो और तेल कभी कभी जहाज से समुद्र में गिर जाता है, तो उससे परिस्थिति को नुकसान होता है। ये करंट से जोड़ के सवाल पूछा गया, क्योंकि पिछले साल जापान का एक तेल लाता हुआ विमान हिंद महासागर में कहीं पे के गिर गया था। तो वहीं से जोड़ के इसको पूछा और इसके परिस्थिति के प्रभाव को पूछा, और भारत के पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे निगेटिव रूप से, वो बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल देखते हैं। हमारा जो नवा सवाल है
वो है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में, इसमें वही सवाल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पूछा गया है। संघर्ष वहाँ होता है, उसमें वहाँ पे आपको दिल और दिमाग दोनों जीतना है लोगों का, यानी कि कश्मीरी और कश्मीर दोनों को अपना बनाना होगा। इसके लिए सरकार क्या क्या उपाय उठा रही? 370 हटा दिया गया था। यही सब जोड़ के आपको आंसर लिखना है। हमारा 10वां सवाल देखते हैं कि सीमा पार से शत्रुओं द्वारा अधिक हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई जहाज़ों की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी करें। वही है, सीमा पार से जो गोला बारूद, ड्रग्स इत्यादि सब भेजा जाता है इल्लीगल तरीके से, वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए इसे दूर करने के लिए सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है, उस पर हमें टिप्पणी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां सवाल। अब यहाँ से 250 शब्दों वाले 15 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति की का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दिए। ठीक है, तो ये वही बेरोजगारी पे आया है और भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन सी? संरचनात्मक है। बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार ये होता है। ठीक है, और उसी में पूछा गया कि भारत में बेरोजगारी की गणना कैसे कैसे होती है और उनका परीक्षण करना है आपको। या परीक्षण का मतलब है कि उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी और उसमें फिर आपको सुधार के सुझाव भी देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं 12वां सवाल कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, तो ये एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था। जैसे घर में महिलाएं काम करती, वो केयरिंग का काम करती, केयर करती, लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, यानी वो मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था नहीं है। उसके बदले उनको कुछ दिया नहीं जाता है, उसको फ्री में मान लिया जाता है, वो होती है हमारी देखभाल अर्थव्यवस्था। उसको जीडीपी में शामिल करने की बात चल रही है, इसीलिए महिला सशक्तिकरण से जोड़ को उसको सवाल पूछा गया है कि द्वारा क्या उसको मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल है कि खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यानी कि खपत पैटर्न, हमारी खपत किस रूप में होती है अनाजों की, और विपणन दशाओं में परिवर्तन, इसके संदर्भ में भारत में क्रॉपिंग पैटर्न में जो परिवर्तन आए हैं उसकी व्याख्या हमें करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। हमारा जो 14वां सवाल है वो है भारत में कृषि क्षेत्र में को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि सब्सिडी पे सवाल पूछा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी बतानी। उसके बाद WTO में भारत का काफ़ी विवाद चलता रहता है, कितनी प्रकार की सब्सिडी दी जा सकती हैं, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, उन सब बॉक्स से रिलेटेड वाली बातें इसमें लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? तो वही ईवी पे सवाल पूछा, इलेक्ट्रिक वाहन पे कैसे ये अ, कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, यानी कि ये पारंपरिक रूप से कम प्रदूषण करेंगे पेट्रोल डीजल की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 16वां सवाल है कि भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित चंद्रयान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है, बल्कि लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वही चंद्रयान 3 पे पूछा गया जिसको भारत ने सफल कर लिया। ये हालांकि पेपर पहले बन गया था तो उसमें ये नहीं दिया गया है, इसलिए उसने कार्य पूछे कि क्या क्या करेगा वो कार्य, जिसने अब कार्य करना शुरू कर दिया है। और भारत से पहले 3 देशों ने किया था, अमेरिका, रूस और चाइना ने, तो उनका जिक्र करना है। उसके बाद हमें श्रीहरिकोटा का जिक्र करना कि श्रीहरिकोटा ही वो जगह क्यों चुनी गई और उसने सफल प्रक्षेपण में क्या योगदान किया, कि तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ या आर्थिक परिस्थितियाँ जैसा भी है वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस कर देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो देखते हैं 17वां सवाल कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए
और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्र भूमियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही आर्द्र भूमि के बारे में सवाल आया, रामसर साइट जो हुई थी 1971 में। तो भारत में जो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में हमें टिप्पणी करनी है। उसके बाद भारत में रामसर स्थल कितने हैं, उनमें से कुछ का जिक्र हमें कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा 18वां सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने वैश्विक समुद्र स्तर में 21वीं तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। वही आईपीसीसी की रिपोर्ट हर साल आती है, काफ़ी चर्चा में रहती है। वैश्विक समुद्री जल स्तर बढ़ने को लेकर या तापमान बढ़ने को लेकर उसके बारे में सवाल पूछा है। इसका हिंद महासागर क्षेत्र और भारत में व भारत के आसपास में इसका क्या प्रभाव होगा अगर 2100 ईस्वी तक 1 मीटर तक वृद्धि हो जाए समुद्री जल की, वही यहाँ पे हमें उसका जिक्र करना है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट से इसका जवाब मिल जाएगा। अगली बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां सवाल कि भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं। ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया एवं जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा पे सवाल है, केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका इसमें हमें बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अंतिम सवाल। हमारा 20वां और अंतिम सवाल है कि भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं एनएमएफटी संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आतंकवाद का वित्त पोषण से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। ठीक है, और 2022 में जो आतंकवाद विरोधी संगोष्ठी नई दिल्ली में हुई थी उसको उसके क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य निकल कर गया है, क्या उसका आउटकम रहा, उस पर हमें टोटल चर्चा करनी। तो इस प्रकार हमारे 20 सवाल थर्ड पेपर के हो गए। काफ़ी करंट से जुड़े हुए सवाल इसमें ज़्यादा थे। करंट पे पेपर पे अगर आप पकड़ रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप कर लेंगे। आप लिख कर बताइएगा और बताइए आप कौन कौन से उत्तर लिखने में सक्षम हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।